तो चलिए आज वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और वही जोश, जिस जोश के साथ हर रोज हम क्लास स्टार्ट करते थे, और आज आप लोगों के लिए हम लेते आए बहुत ही शानदार सी क्लास और सदानेरा। लेखक इसका जगदीश चंद्र माथुर। इसी प्रकार हर एक वीडियो हम लाएंगे क्लास 12th का और क्लास 10th का भी। और अभी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला मेरे दोस्त, और उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। यदि आप नहीं किए हो तो जाकर कर लेना। तो चलिए आज हम अध्याय 7 बता रहे हैं, क्योंकि 6 चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं हिंदी का। ठीक है, जाकर आप नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को आप देख लो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, और लेखक परिचय के लिए अगले वीडियो में हम जरूर लाएंगे। और यदि आप इस वीडियो को, यदि आप इसके लेखक परिचय को देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, और इसके लिए हम लेखक परिचय का वीडियो जरूर लाएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। ओ सदानेरा, जिनके लेखक कौन है तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरह से समझेंगे और अस्थाई से समझेंगे। और ये थोड़ा चैप्टर बोरिंग थोड़ा लगेगा, लेकिन इसको बहुत ही हंसते खेलते जो इसको पूरा बढ़िया से हमको आपको समझा देंगे। बस समझिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा बुक जो है आपके पास है तो बुक आप सामने में रख लीजिए। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और आप सुनिएगा। ठीक है, एयरफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए। कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की टरहट्टी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव शोषण सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार, और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी बातों, दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर मतलब समझते हैं। आतुर मतलब होता है वो जो रहता है गोटी लगा हुआ रहता है, चक्का में लगा रहता है ना, बहुत तरह के उसमें लगा रहता है आतुर। उसी को ट्रैक्टर के आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परितवासना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ती सी इन नदियों में जल नामात्र को रह गया है। बालू की डगरों मतलब समझते हैं। डगरों मतलब ये होता है जब आप बालू कहीं रखते हो, जब बालू रखते हो जब पानी सूख जाता है तो क्या डगरता है ना, नीचे टगरता है ना। देहाती भाषा में इसको कहा जाता है टहरे, देखिए तो बलुआ टगरव को, है ना। ये सब देहाती भाषा है। ठीक है, आप जो है मगही है तो आपको मालूम ये सब बहुत ही बढ़िया से होगा। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धराएं जो कभी बनश्री के ढके वक्षस्थल में निकलती रहती थी। अब वे किलकती नहीं है, या तो लाज में गड़ी निष्पन्द सरकती रहती है, या बरसात के दिनों उन त्यौवना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैला कर उसी मानव के पुरुष को ललकारती है जिसने उन्हें निर्वसन किया है। निवर्सन मतलब होता है निवस्त्र मतलब बिना वस्त्र, निवस्त्र किया है। जिस नदी को निवस्त्र लोग किया, निवस्त्र मतलब समझते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। निर्वसन किया है सन 62 की बाढ़। याद रखें क्या, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है ना। याद रखिएगा सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आ गई होगी। कहने मतलब यह है, लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं कि यदि कोई इंसान अगर सन 1962 का यदि बाढ़ देखा होगा तो उसे रामचरितमानस के कैकेयी का क्रोध उसे मालूम चल गया होगा, जो 1962 का बाढ़ देखा होगा। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध ने, यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखेगा यहाँ, लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे
किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो, मौर्य और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे। तब ये नदियां संयमित थी, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था। ये कहने मतलब यह है कि सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिछले 6 से 7 साल में जो महावन है जो कि चंपारण से गंगा तक फैली थी, चंपारण से गंगा तक फैली थी। कौन सा वन? तो महावन जो कि चंपारण से गंगा तक फैली थी, उसे कटता चला गया। ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया, वृक्ष की प्रकृति, देवी बनश्री की प्रतिमाएं, वसुंधराओं, भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। अब हम इसको जो है स्पष्ट आप लोगों को करवाते हैं। चलिए देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है कि 2500 वर्ष पहले, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वहां कोई हड़बड़ी नहीं है ना, बढ़िया समझिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना, पढ़ाई बहुत ही नजदीक आ गया है ना, तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए पाटलिपुत्र से मौर्य और शाक्य के उपदेश देने के लिए जाया करते थे। कहने मतलब यह, जब पाटलिपुत्र के रास्ते से होकर जब भगवान बुद्ध उपदेश देने के लिए जाते थे, कब? तो 2500 वर्ष पहले। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष पहले जो है भगवान बुद्ध पाटलिपुत्रा से होकर उपदेश देने के लिए जाते थे। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए जाते थे, तब जो वो वन था, वो वन बहुत ही बढ़िया था। कौन सा वन? तो याद रखिए, कौन सा वन? महावन जो था वो बहुत ही बेहतरीन था, घना जंगल था और जड़ों में पानी। कहने मतलब यह है कि जो जंगल था, महावन जो था वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही सुनहरा था। और कहा जा रहा है कि उतना भीषण बाढ़ नहीं आता। एक बात तो बहुत ही राइट इसमें कहा गया है कि कहने मतलब यह है कि कितना भी बाढ़ यदि आ जाए, अगर वृक्ष है तो वृक्ष से क्या होता है कि बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाढ़ जब आता है तो बाढ़ को वो रोक लेता है। बाढ़ को गाछ वृक्ष जो होता है वो रोकता है। वो क्या करता है? तो जो रोकता है ना। जब आप गाछ को काटोगे तो बाढ़ तो ऑटोमेटिक आएगा ही, है ना। जब वो वृक्ष कम जाएगा तो बाढ़ तो आना अनिवार्य है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा था कि 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से मौर्य और शाक्य को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी। कहने मतलब तब ये नदियां जो चंपारण की जो नदियां थी वो बहुत ही बढ़िया था, है ना, वो बहुत ही बढ़िया था और घना जंगल था और वृक्ष जड़ों में पानी रुका करता था। यानी जब वृक्ष में जब बाढ़ आता था, बाढ़ हल्का फल्का उस समय आता था, और बाढ़ जब आता था हल्का फल्का जब बाढ़ आता था तो उस पानी को, बाढ़ की पानी को वो गाछ वृक्ष जो है वो रोक लेता था। क्यों? क्योंकि वो घना जंगल था। चलिए, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आता है तो मेरे दोस्त, बहुत आपके लिए मेहनत करता हूं मैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए, एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था। याद रखिएगा, एक कहानी सुनी थी। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक, 12वीं सदी से लेकर 300 वर्ष तक किसका राज था? तो कर्नाट वंश का राज था। याद रखिएगा, प्रथम राजा नानीदेव चालुक निपति
सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित है। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह। कर्नाट वंश के राजा कौन था? तो याद रखिएगा, कर्नाट वंश के राजा कौन था? ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनता है दोस्त। कर्नाट वंश के राजा कौन था? तो हरि सिंह। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो कर्नाट वंश के राजा कौन था? तो हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। कहने का मतलब यह है, हरि सिंह राजा, कर्नाट वंश का जो राजा था हरि सिंह को क्या है 1935 ईस्वी में हरि सिंह को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी जिसका नाम क्या था? मुसलमान आक्रमणकारी का नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक नाम था, जो कि इनके ऊपर हमला किया था, इनके ऊपर जो अटैक किया था, हरि सिंह के ऊपर अटैक किया था गयासुद्दीन तुगलक। कब? 1325 ईस्वी में इनके ऊपर अटैक किया था। याद रखिएगा, वो कौन था? तो मुसलमान आक्रमणकारी था। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वर्ण की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्लभ जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर घात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में, और हजार तलवारें घने वन किए वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राख खुलती चली गई। हरि सिंह का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। सुनिएगा कितना यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको समझाते हैं। सिर्फ पढ़ना उपदेश नहीं होता है, किताब को पढ़ दिए वो तो किताब आप भी पढ़ सकते थे। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब हरि सिंह के ऊपर अटैक किया था मुसलमान आक्रमणकारी, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक नाम था, जो कि हरि सिंह के ऊपर अटैक किया था। जब इनके ऊपर वो अटैक किया था तो क्या किया? तो ये हरि सिंह जो है जाकर वो जंगलों में छुप गया। हरि सिंह क्या किया? तो आपको मालूम हरि सिंह क्या किया? तो हरि सिंह जो है वो जंगल में जाकर क्या किया? तो वो जंगल में जाकर जो है छुप गया। घना जंगल में जाकर वो छुप गया। जब ये घना जंगल में जाकर वो छुप गया तो क्या हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसे मालूम नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये घना जंगल जो था, ये महावन जो था, ये बहुत ही घना था और इस घना जंगल में हरि सिंह को खोजना जो है बहुत ही मालूम कठिन था। तो क्या किया गयासुद्दीन तुगलक, मुसलमान आक्रमणकारी जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, हरि सिंह को इस जंगल में पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? सैनिकों को आदेश दिया और इस जंगल में जितना वृक्ष था सभी अधिकतर वृक्षों को वो काट डाला और हरि सिंह जो है लास्ट में हरि सिंह को जो है भागना पड़ा और हरि सिंह भागकर कहां चला गया? तो हरि सिंह भागकर नेपाल चला गया। याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि जब गयासुद्दीन तुगलक जब हरि सिंह के ऊपर अटैक किया था तो ये कहां भाग गया? तो ये नेपाल भाग गया था। चलिए, ये नेपाल भाग गया था।
तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सस्यों की खान, जहां बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगल की स्मृति में मानो पैदावार ललक उड़ती है। यो चाहो 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वारा खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर भी धरती के खजाने को अनवारित कर रहे हैं, है ना। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है आदि काल से आने जाने वालों का तात बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पृष्ठ हाथ पराया बाहर से ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्ष में थारू और धांगड़ जाति यहाँ आकर बसी। कौन सी जाति आकर बसा था? याद रखिएगा, 5 से 7 वर्ष पहले, 5 से 7 वर्षों में थारू, कौन सा जाति? थारू और धांगड़, थारू तथा धांगड़, कौन सा? तो धांगड़, ये दो जाति है। ये क्या है? तो ये दो जाति है, थारू जाति और धांगड़ जाति। ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 7 वर्ष पहले, 5 से 7 वर्ष, पिछले 5 से 7 साल पहले जो है, पूर्व जो है, यहाँ पे थारू और धांगड़ जाति आकर यहाँ पे निवास किया था। थारू के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानता है। कहने मतलब यह है, थारू शब्द कहाँ से निकल कर आया है? तो राजस्थान के शब्दों से निकल कर आया। थारू शब्द थार शब्द से निकल कर आया। थारू शब्द जो था वो थार शब्द से निकल कर आया है। याद रखिएगा, थारू जो शब्द है, ये जो थारू जो आपको शब्द दिख रहा है, ये थार शब्द से निकल कर आया है। तो थार शब्द से निकल कर आया है। पूछा जाता है कि थारू शब्द कहाँ से निकल कर आया है? तो थार शब्द से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। याद रखिएगा, धांगड़ों को, इसको कब लाया गया? धागड़ को कब लाया गया? तो धागड़ को 18वीं शताब्दी में लाया गया। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में जो है धागड़ जाति को लाया गया, अंत में लाया गया धागड़ जाति को। आप देखिए, हाँ, हम पहले पढ़ेंगे धागड़ के बारे में, है, धागड़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। इसको क्यों लाया गया? धागड़ जाति, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। नील की खेती के सिलसिले में, नील की खेती यानी कि जब अंग्रेज राज करता, जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज राज करता था, तो है ना, अंग्रेज राज करता था, तो क्या हुआ? उस समय धागड़ जातियों को 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज ने इन लोगों को लाया। क्यों लाया था? नील की खेती करने के उद्देश्य से इन जातियों को, इस जाति को लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। ये कहाँ से आए थे? दक्षिण नागपुर छोटा पठार से, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर दक्षिण पठार के छोटा नागपुर पठार से आया था। और वही के आदिवासी जातियों और ओरहा, मुंडा, लोहार इत्यादि, ये सभी क्या, ये सभी एक प्रकार का जाति है। ठीक है, इत्यादि के वंशज है। धागड़ शब्द का अर्थ होता है ओरहा में। सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि धागड़ शब्द का अर्थ ओरहा भाषा में है भाड़े का मजदूर। धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। याद रखिएगा, धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धागड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे दोस्त, याद रखिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में फंसिएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है। अब की बार ये क्वेश्चन पूछा है कि धागड़ का क्या जो है शब्द होता है। तो
तो भाड़े का मजदूर, ठीक है, भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धागड़ मिश्रित और आप भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मैथेसी में दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग भी आए थे। दक्षिण बिहार के, याद रखिएगा, दक्षिण बिहार के गया जिला जो बिहार के, उसे मालूम होगा, दक्षिण बिहार के गया जिला से कौन सी जाति को लाया गया, तो देखिए कौन सी जाति को लाया गया, तो लाया गया भुइयां मतलब समझते हैं मुसहर एक प्रकार की इस प्रकार के जाति भी होता है, इस प्रकार की जाति ये देखे होंगे, मुसहर इसको कहा जाता है ना। तो ये हम आपको बता रहे हैं, किसी जाति को हम जो है इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है उसको हम समझा रहे हैं। भुइयां मतलब हो गया मुसहर जाति, है ना, मुसहर जाति को लाया गया, जो है गया से लाया गया। इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय के इस तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं है, जो भुइयां जो है, तो मुसहर जो है ये आदिवासी नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया। संभवता मुसहर वर्ग के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे भाई, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम बोल नहीं, जो बुक में आपके लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। संभवता मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा भी भागी, ये कभी ना बन पाए। आने वाले ताता बंधा ही रहा है। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका की खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पंचाई जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश समाज के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी व्यवसायी समाज स्थापित कर रखा था, सभी को आशाएं दिया। इस भूमि ने पिछले 10-12 वर्ष, याद रखिएगा, पिछले से 10 से 12 वर्ष में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया। पूर्व बंगाल के सारनाथी चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का थारुओं और धांगड़ों के बीच यशास श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरनोदक उंडेला। इतिहास की उंगलियों ऐसी बिना पर थिरकी जिसकी हर झनकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बीना की विविध रागनी सुनने को मिली है। थारुओं की अनुपम गिरी कला, धागड़ का नृत्य, पूर्वी बंगाल के पुनरावृत्तित किसानों के करुण कीर्तन। कहने मतलब यह है, देखिए, कहने मतलब यह है कि थारू जो जात होता है, उसका जो है थारू जात का जो है, थारू जात की अनुपम गिरी कला। थारू जात जो होता है, थारू जो जाति है, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम होता है गिरी कला। थारू जात का मुख्य काम क्या है? तो ये जो आपको थारू जात मिल रहा है, इसका मुख्य काम क्या है? गिरी कला। याद रखिएगा, गिरी कला। इसका काम, जो थारू जाति का जो काम है, वो काम क्या है? तो गिरी कला। और ये जो धागड़ आपको दिख रहा है, ये धागड़ जो आपको दिख रहा है, इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है नर्तन। नर्तन मतलब होता है, नर्तन मतलब क्या होता है? नर्तन मतलब होता है नाचने वाला, इनकी नर्तकी, इनकी नाच गान करता है। ये कौन? तो धागड़ जाति। धागड़ जाति जो होता है, ये जो है नाच गान करता है, ये अपने अंदाज में नर्तन होता है। और थारू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गिरी कला होता है। गिरी
कला होता है, गिरी कला होता है। और पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल से लोगों को लाया गया था, पूर्वी बंगाल से जो लोगों को लाया गया था, उसका काम क्या था, कीर्तन वगैरह करता था। कीर्तन वगैरह देखते होंगे कि आपके गांव में भी होता होगा, कीर्तन के लिए लाया गया, ये सभी कीर्तन करता था। कीर्तन के लिए लाया नहीं गया था, ये सभी को नील की खेती के लिए लाया गया था। कहने मतलब यह है, थारू का मुख्य काम क्या है, तो गिरी कला है। इसका क्या है, नर्तन, इनकी नाचने का कार्य करता है। और पूर्वी बंगाल के जो भी लोग था, इनका काम था, मुख्य काम क्या था, कीर्तन करना, है ना। ये सभी कीर्तन वगैरह करते थे अपने अंदाज में। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। और शायद आज हो नहीं पाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। और ये जो है चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसका 2-3 वीडियो जरूर बन जाएगा मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।